नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अवेकन भारत की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। एक तरफ जहां मानवता के दुश्मन षड्यंत्रकारी देश में की सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ मिल करके देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे क्रांतिकारी लोग अब उनके विरोध में भी उतर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में अभी 30 अप्रैल को होने जा रहा है एक बहुत महत्वपूर्ण जन आंदोलन और उसकी पूरी जानकारी देने के लिए डॉक्टर तरुण कोठारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका अवेकन भारत में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी, तो डॉक्टर साहब जैसा कि हमारे दर्शकों को इतना तो पता चल गया है कि 30 अप्रैल को कुछ होने वाला है प्रोग्राम। पहले तो मैं जानने वाला हूँ कि जो आप जन आंदोलन कर रहे हैं 30 अप्रैल को, उसका उद्देश्य क्या है? सरकार से आखिरकार आपकी मांगें क्या-क्या हैं? 30 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट हम करने वाले हैं, जिसमें प्रोटेस्ट के साथ में अनशन भी होगा, उसमें मुख्य रूप से 11 मांगे हमारी सरकार के सामने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि करके पहली बात तो जो देश में लॉकडाउन लगाया गया है ना, और वो लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद लगाया गया। तो ऐसी स्थिति में जिनका नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान जिनका हुआ, उस आर्थिक नुकसान की सरकार भरपाई करे, चाहे कोई व्यापारी था या कोई नौकरी पेशा था, जो भी उसका नुकसान हुआ है सरकार उसको भरपाई करे, उसकी पैसे उसको दे। दूसरा, ये जो अमृत बूटी जो लगाई गई है लोगों को, सरकार ने कहा कि अमृत बूटी सेफ है, सुरक्षित है, बड़े बड़े लोग आकर के लगा रहे थे, परंतु हम देख रहे हैं कि अमृत बूटी के बहुत साइड इफेक्ट हुए हैं और बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है। तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार वालों को उनका मुआवजा मिले। दूसरी मांगे। तीसरी मांगे कि देखिए, हमारे देश को अंग्रेजों ने बहुत लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश सरकार दोनों ने मिलकर के लूटा। ये लूट का जो धन है वो 400 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 2000 ट्रिलियन डॉलर के बीच का है। अगर हम इसको लोवेस्ट तरफ लेके चले 400 ट्रिलियन डॉलर, तो ये कितना होता है? अगर हम सोचें इसको, तो प्रत्येक भारतीय परिवार का 14 करोड़ रुपया बनता है। इतना पैसा हमारे से लूटा गया है। तो ये हमारा धन है, तो हमको वापस लेना है। तो सरकार इसकी कार्रवाई शुरू करे, वहां से पैसा वापस लेके आए। चौथा जो मुद्दा है हमारा, जो स्विस बैंक जिसे हम कहते हैं, स्विस बैंक में हमारा 1000 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। खुद वहां की सरकार चाहती है कि हम पैसा ये उनको दे दें, लेकिन हमारी ही सरकार जो है वहां से पैसा लाने में अनिच्छुक है, ऐसा लगता है। तो हमारी मांग है सरकार से कि जो 1000 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, उस पैसे को वापस देश के अंदर लाया जाए। अब दो तरह से पैसा हमारे पास आ गया, एक जो अंग्रेज लूट के गए, एक स्विस बैंक में जो पड़ा हुआ है। अब इस पैसे को ऐसा नहीं कि भाई सबको पैसा बांट दो या बैंक में खाते में जमा करा दो, ऐसे हम उसकी बजाय हम सरकार से ये मांग करते हैं। हमारा 5वां पॉइंट ये है कि तमाम टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स है ना, आपका रोड टैक्स हुआ, व्हीकल टैक्स हुआ आपका, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, तमाम तरह के टैक्स को हटा दिए जाए, क्योंकि पैसा जब वहां से आ रहा है तो टैक्स आप हटा सकते हैं। इसके अलावा छठी मांग हमारी यह है कि सरकार ने एक कानून बनाया है कि जो डीजल की गाड़ी है या जो पेट्रोल की गाड़ी है, 10 वर्ष से ऊपर की डीजल व्हीकल और 15 वर्ष से ऊपर का पेट्रोल की गाड़ी, वो जगह जगह दिल्ली एनसीआर से यह नियम शुरू किया है और बाद में जगह जगह लागू किया जाएगा। तो इनको सरकार जब्त कर रही है। इनकी सरकार ये मान कर चलती है कि इनकी आयु पूरी हो चुकी है, अब ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है सरकार की, ये बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। देश की जनता का अरबों खरबों रुपए का नुकसान इसके अंदर हो रहा है और जनता को एक फोर्सफुली इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ मतलब धकेला जा रहा है कि भी वो इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार ने कई तरह के कानून बना रखे हैं। एनजीटी में कानून बना रखा है, कोर्ट के माध्यम से बना रखा है, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बना रखा है। तो ये सब चीजें आपस में मिले हुए लोग हैं। ये किसी एक के पास जाओगे तो वो बोलेगा जी वो जिम्मेदार है, उसके पास जाओगे तो बोलेगा वो जिम्मेदार है। सब कुछ मिली भगत सरकार की है, तो सरकार इस कानून को, इस काले कानून को वापस ले, ये हमारी मांग है छुट्टी। सातवीं, जो देश के जितने भी मठ और मंदिर है उनको मुक्त किया जाए सरकारी नियंत्रण से। जिस प्रकार से बाकी समाज के लोगों को, बाकी धर्म के लोगों को आजादी है, उसी प्रकार से सभी धर्मों को बराबर आजादी देते हुए
हिंदुओं को भी उनके जो मठ और मंदिर है उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और वहां की जो सोसाइटी है वो सदियों से जो चलाती आ रही है उसी प्रकार से अपने मठ और मंदिर को चलाए। इसके अलावा जो 8वीं मांग जो है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और पूरे देश में संपूर्ण गो हत्या बंदी की जाए, है ना। आपने राजीव भाई के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से एक गौ माता जो है वो कितनी आर्थिक, अगर उसका देखा जाए तो उसका गोबर और मूत्र ही अपने आप में इतना कीमती है कि लोग जो उसको बेचते हैं, जो उसकी हत्या होती है या जो मार के जो खाते हैं, उससे जो आमदनी होगी उससे कई अधिक गुना आमदनी तो उसको जीवित रखने में है। तो हमारा देश तो वैसे भी शुरुआत से ही गोपालकों का देश रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंदी की जाए, ये हमारी मांग है। सरकार भी इस मांग से थोड़ी बहुत इत्तेफाक रखती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सत्ता में आने के बाद ये लोगों के विचार बदल गए और आज की तारीख में तो गौ हत्या में भारत नंबर 1 है, गौ मांस एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। और जो नवी जो मांग हमारी है, जो किसान जो है, देश का किसान जो है कई बार आत्महत्या को मजबूर हो जाता है, तो उसको एमएसपी की गारंटी दी जाए। 10वीं मांग है कि ईवीएम जो चुनाव प्रणाली है उसकी समीक्षा की जाए। समीक्षा इसलिए आवश्यक है कि ईवीएम के अंदर एक चिप होती है, माइक्रो चिप कहते हैं, वो माइक्रो चिप होती है, वो भारत के अंदर नहीं बनती है। कहने को तो ये कहते हैं कि ईवीएम जो भारत के अंदर बन रही है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है या बाकी जो संस्थाएं बना रही है, पर वास्तव में ईवीएम की चिप बाहर से बन के आती है और जहां से चिप बन के आती है वहां पर कोई इसके अंदर पर्टिकुलर कोड लिखा हो, कोई सेटिंग कर रखी हो और इस प्रकार की संभावना बरकरार है। तो इसलिए ये जो ईवीएम चुनाव प्रणाली, ये कई विकसित देशों ने इसको अस्वीकार कर दिया है। यानी कि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर कहीं भी ईवीएम यूज नहीं की जाती। जनता में एक संशय है। तो ऐसी स्थिति में जब संशय है तो इस चीज को समीक्षा करें कि भाई ईवीएम सुरक्षित है या नहीं है, और नहीं हो तो उसको हटाया जाए। 11वीं जो हमारी डिमांड है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सभी दलों के चुनाव चिन्ह की समाप्ति कर दी जाए। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा समझना है इसको। हम कहते हैं ना कि फलाना आदमी ने टिकट लिया है 50 करोड़ रुपए का। ये 50 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया टिकट होता क्या है? व्हाट द टिकट? ये टिकट कुछ नहीं होता है, चुनाव चिन्ह होता है। एक चुनाव चिन्ह होता है, वो उस व्यक्ति को मिल जाता है और उस चुनाव चिन्ह की वजह से वो व्यक्ति उस चुनाव में जीतने में कामयाब हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति समाज में कुछ काम किया हो या ना किया हो। एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ता है, जैसे हम कहते हैं निर्दलीय, उसको चुनाव से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। और एक व्यक्ति जो किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ तो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से एक इलेक्शन सिंबल लेके चलता है। ये अनफेयर है। ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में नहीं आता है। और संविधान का ये सिस्टम है कि जो इलेक्शन हो वो फ्री भी हो और फेयर भी हो। ये फेयर नहीं है, अनफेयर है कि आप एक तरफ तो एक व्यक्ति को ऐसा सिंबल दे रहे हैं जो बहुत लंबे टाइम से प्रचलित है, और दूसरी तरफ आप एक व्यक्ति को जो अभी भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसको चुनाव से 7 दिन पहले एक सिंबल दिया जाता है। तो इससे अच्छा तो ये कि सिंबल ही हटा दिया जाए और मेरा फेस मेरा चुनाव चिन्ह, है ना। हर व्यक्ति का जो फेस है, अगर उसने समाज में कुछ काम किया है, अगर जनता के बीच में कुछ काम किया, तो जनता उसको उसके चेहरे से, उसके नाम से पहचान लेगी, है ना। तो उसके लिए अलग से इलेक्शन सिंबल की आवश्यकता नहीं है। ये इलेक्शन सिंबल बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ है। यहीं से चुनाव 50 करोड़ 100 करोड़ में टिकट बिकता है। अगर यहीं पर उसकी भ्रष्टाचार को रोक दिया गया तो आगे जो लोग जीत के जाएंगे वो भी अच्छे और ईमानदार निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा तो दिया नहीं है। तो इसलिए इस चीज को भी हटाया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। ये 11 मांग हम सरकार से लेकर चल रहे हैं और हम समझते हैं कि सरकार इस पर कहीं कुछ चिंतन मंथन जरूर करेगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जो आपने मांगे बताई ये तो सच में महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन जैसे अब हमने देखा नॉर्मली प्रोटेस्ट होते हैं तो कोई एक मुद्दा उनका होता है या 2 मुद्दे, ज्यादा 3 मुद्दे, लेकिन अब आपने चूंकि इतने सारे मुद्दे एक साथ ले लिए हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि केवल ये जो मुद्दे लिए आपने केवल भीड़ ज्यादा इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि क्या आपको लगता है सच में कि इतने सारे मुद्दे आपने अगर उठा लिए हैं तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है? क्या वो सरकार मान जाएगी इतनी सारी मांगे? देखिए, कुछ मांगे तो ऐसी है जो ये सरकार जब विपक्ष में थी तब खुद इस प्रकार की मांगे क्या करती थी।
अगर हम बात करें ईवीएम की, तो आपको मैं बता देता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कभी भाजपा के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने बकायदा 400 पेज की एक पुस्तक लिखी है ईवीएम के खिलाफ। आपको जानकारी शायद नहीं होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। यानी कि पूरी की पूरी बीजेपी जो थी वो ईवीएम के खिलाफ थी। तो वर्तमान सरकार बीजेपी के पास है निश्चित तौर से, तो वो भी उनके बात हो गई है। कुछ मुद्दे ऐसे है ही है जहां पर सरकार खुद ये बात को मानती थी, अब ये सरकार सत्ता में आ गई है लेकिन किसी कारणवश अगर इस बात को नहीं मान रही है, तो एक प्रकार से हम उनको याद दिला रहे हैं, भैया आप जो वादे करके आए थे वो वादे आप पूरे नहीं कर रहे हैं। जहां तक ब्लैक मनी की बात है, तो ब्लैक मनी का मुद्दा तो खुद प्रधानमंत्री जी ने उठाया हुआ है। खुद प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया हुआ कि भाई स्विस बैंक में हमारा काफी मात्रा में ब्लैक मनी है। वो कितना है, 1000 लाख करोड़ का, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो कुछ मुद्दे तो सरकार से वो है जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार को याद दिला रहे हैं कि इतना लंबा टाइम हो गया है आपको, अब आपका समय आ गया, तो अब कम से कम लास्ट में साल पर बचाओ, अब तो काम को पूरा कर दीजिए आप। ठीक है। दूसरा जो जो हमारे मुद्दे जो चले आ रहे हैं लंबे टाइम से जो हम काम कर रहे हैं, वो तो अभी भी चलेगा। 2028 तक का जो इनका जो खेल है, अभी आपने देखा ये बूस्टर और बूस्टर और बूस्टर चलता रहेगा, तो उसका तो विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इस प्रोटेस्ट के साथ साथ अनशन भी करने वाले हैं कुछ लोग, तो ये अनशन कितने लोग, अनशन में शामिल कितने लोग होने वाले हैं? ये अभी तक हमारे पास सूचना 31 लोगों की आई है जो अनशन करना चाहते हैं और इसमें अनशन करेंगे। और मजे की बात, बहुत कई स्टेट से, छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, राजस्थान से है, दिल्ली से है, हरियाणा से है, पंजाब से है, हिमाचल से है, बिहार से है, यूपी से है, कई स्टेट से लोग आ रहे हैं मतलब अनशन करने के लिए। तो ये एक प्रकार का सांकेतिक सरकार के नाम पर ये एक धरना है, एक सांकेतिक सरकार को बताने की कोशिश है कि अब बहुत कुछ हो गया। हमने सरकार को कई पत्र लिखे हैं, कई बार ईमेल लिखा, पत्र लिखा, सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो एक और सरकार के पास हम जा रहे हैं, दोबारा सरकार को रिकॉल कराने के, देखिए भाई बहुत बात हो चुकी है, अब आप इन बात को सुनिए, देश में बहुत नुकसान हो चुका है, तो आप ये सब काम कीजिए। तो हमारी ओर से एक सॉफ्ट कोशिश है, मतलब हम नहीं चाहते कि कोई हिंसा हो, हम बिल्कुल अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखेंगे, और वो मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और अधिकार भी है। तो ये सभी 31 लोग एक दिन का पूरे अनशन करने वाले हैं ना? हाँ, 31 नाम अब तक आ चुके हैं और मुझे लगता है संख्या बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि काफी लोगों ने और भी संपर्क किया है, तो हो सकता है 41 हो जाए या 51 लोग हो जाए। तो ठीक है, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक कदम होगा, तो जहां पर जंतर मंतर पे एक साथ 50-51 लोग बैठ करके अनशन कर रहे हैं और कुछ मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। अब तक का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे अब चूंकि लोग तो खैर काफी सारे आपसे जुड़ रहे हैं और आपने बताया कि पहले ये संख्या शायद 11 थी, फिर 21, फिर 31, लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अब जैसे केवल एक दिन का ही अनशन क्यों? अगर वो एक दिन में नहीं मानते हैं तो क्या इस अनशन को आप एक्सटेंड करने वाले हैं या सिर्फ एक दिन का? अगर एक दिन का ही रखना है तो क्यों? इसके पीछे क्या आपका कारण है? अभी तो ये एक दिन का अनशन है और सरकार को हम जो मांग पत्र लिखेंगे उसमें बकायदा हम लिखेंगे, सरकार कुछ टाइम देंगे, 10 दिन 15 दिन, उसके अंदर अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, क्योंकि अब ये अंतिम समय शुरू हो गया है, अब अगर सरकार बात नहीं मानती है तो निश्चित तौर से इससे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो कोई बड़ा एक्शन लिया जाए उसके पहले सरकार को एक छोटे एक्शन के माध्यम से चेतावनी दे दी जाए कि भैया आप, अभी भी समय है आपके पास में, अभी भी हमारी बातें आप मान लीजिए, रख लीजिए। अब भी मान जाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, फिर भी नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर से हमें कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा, बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब चूंकि ये मुद्दे तो आपने बता ही दिए, खासकर ये जो ट्रेंडिंग बीमारी से रिलेटेड भी दो आपके महत्वपूर्ण मुद्दे जो शुरुआत में आपने बताए थे कि टीका के कारण जो क्षति हुई है, उसके अलावा तालाबंदी के, लेकिन अब ये तो खैर घटना हो चुकी है, उसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, बट वर्तमान में आप देख रहे होंगे कुछ खबरों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है कि हो सकता है कि फिर से ये मुखौटा को अनिवार्य कर दें, फिर से वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दें, क्योंकि दिल्ली में इस तरह से खबरें आ रही हैं कि 12 दिन बाद हो सकती है तालाबंदी, 1 महीने बाद हो सकती है तालाबंदी। इन सभी के बीच क्या लगता है आपको कि इस जन आंदोलन में क्या भविष्य में भी कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी आवाज उठाएंगे क्या? हाँ, ये जो आवाज उठा रहे हैं, एक बात तो ये होगी कि घटना घट चुकी है ना, वो आपकी बात ठीक है,
लेकिन ये जो आवाज उठा रहे हैं ये भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए भी है। ये एक प्रकार का डिटेंट की तरह काम करेगा कि सरकार को जब लगेगा कि यार लोग तो भैया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उठ के आ जाएंगे अपने मुआवजे की मांग के लिए, तो सरकार को ये दबाव पड़ेगा कि भैया कोई अगला लॉकडाउन लगाए या इस प्रकार कुछ कंपल्सन करे, उसके पहले सरकार के पास जानकारी पहुंच जाएगी कि भैया हमें आगे ऐसा कुछ नहीं करना है, आगे करेंगे तो जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो एक प्रकार का ये जो अनशन है, ये भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं का रोकने का भी एक उद्देश्य इससे पूरा होता है। बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखिए जाते-जाते मैं जानना चाहूंगा, जैसे अब बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को देखने के बाद पहली बार उन्हें पता चल रहा होगा कि हाँ ये 30 अप्रैल को होने वाला है जन आंदोलन, अब इससे जुड़ना चाहेंगे, तो एक तो मैं चाहता हूँ कि वो दिन तो आपने डिसाइड कर लिया, या तो आप जगह बताएं, मतलब कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो जुड़ना चाहेंगे तो कहाँ पर, किस टाइम, कैसे जुड़ पाएंगे आपसे? देखिए 30 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पे अनशन होगा, है ना? ठीक है। तो आप जो भी लोग हैं वहां पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। अगर वो पहले से हमें नाम लिखा देंगे तो हम पहले से अनशन में नाम लिख देंगे, और एंड टाइम पे भी लिखा देंगे तो कोई समस्या नहीं है, वहां भी आके लिखा देंगे तो हम वहां भी उनका नाम लिख देंगे। मुद्दे उन तक पहुंच ही चुके हैं और काफी लोगों के नाम जा चुके हैं, और अधिक से अधिक संख्या में वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि भैया देखो अब देश में एक नया बदलाव होने वाला है, एक प्रकार का नई जन चेतना जागृत हो रही है और एक ऐतिहासिक दिन देश में होने वाला है। तो उस दिन की उपस्थिति वो भी अपनी रखे और बाकी अधिक से अधिक लोगों को वहां पर लेके आए। हमसे तो मिलने का संपर्क सबको पता ही है, सबके पास हमारा नंबर भी है, ये वो हमसे मिलना चाहे आपके माध्यम से मिल सकते हैं, हमारे माध्यम से मिल सकते हैं, और डायरेक्ट 30 तारीख को सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, वैसे तो खैर सारी जानकारियां दर्शकों को आपने दे ही दी हैं, तो आई होप कि सबको पता चल चुका होगा 30 अप्रैल को एक्चुअल में क्या होने वाला है। अभी जाते आते कुछ और विशेष संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया देश में ऐसी स्थिति जब भी आए तो प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व तो बनता है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। अत्याचार कोई भी करे, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, यह इस बात का सबूत नहीं है कि आप कोई द्रोह कर रहे हैं सरकार के प्रति या संसद के प्रति, या सब कुछ नहीं है। हमें लगता है ये गलत है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। यदि आप लोग अपनी अपनी पार्टी के सदस्य भी हैं, मान लीजिए कि आप में से कोई बीजेपी का है या कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का, तब भी आपको अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाकर भी विरोध करना पड़े तो आपको विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का मामला है, ये मानवता का मामला है। तो ये इस चीज को पार्टी से न जोड़ करके, सरकार से न जोड़ करके, एक मानवता से जोड़ करके देखें और सबको अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आना चाहिए। ओके, तो चलिए सभी दर्शकों का इस लाइव से जोड़ने के लिए और डॉक्टर साहब आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इन सब के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।